क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड अलोंग लॉन्ग वॉल फेस एट इट्स मैक्सिमम स्पैन ऑफ 6 मीटर फॉर 2.5 मीटर थिक गैसेस सिम ऑफ सेकेंड डिग्री। बनाइए भाई साहब, ये परफेक्ट है, आपके एग्जाम में आने लायक ये है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन अगर देना चाहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है। थोड़ा सा रेगुलेशन मिक्स और थोड़ा सा बेसिक चीज की जानकारी पूछिए। ओके, मिनिमम क्वांटिटी कितना सर्कुलेट करने की जरूरत है लॉन्ग वॉल फेस के मैक्सिमम स्पैन पे। ठीक है, स्पैन कितना है 6 मीटर है और थिकनेस कितना है 2.5 मीटर है, सेकंड डिग्री बोला है। अभी भी जूम ज्यादा है क्या जी? ठीक है ना। देखो हमने पता था रेगुलेशन कौन सा है 163 जो भी है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पढ़ा था 4.5 मीटर, 7.5 मीटर, लॉन्ग वॉल फेस, इन तीन चीजों के लिए देखा था। ठीक है, ये इन तीन चीजों के लिए देखा था। उसमें क्या था, ये फर्स्ट वाला अलग है, सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड के इमीडिएट आउटबे, इमीडिएट आउटबे भी 30, ये तीनों में 30 था, वो तो अलग हो गया। ठीक है, तीनों में 30 था, वो अलग हो गया। लेकिन उसके अलावा जो आपका ये 4.5 मीटर 7.5 मीटर इसके लिए क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड, ये कितना था कोई बताएगा 4.5 मीटर पे? देखो 900 किसी का आ रहा है, चलो आंसर तो लिखा ही है, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन दे दो, क्या था 4.5 मीटर पे, कोई बताएगा? बताइए बताइए। 30 था, 15 था और 60 था। ठीक है, थर्ड डिग्री पे क्या था, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा लिख लिख के ही। यहां पे प्लस 15 करते थे ये 45 हो जाता था, यहां पे प्लस 10 करते थे 25 हो जाता था, प्लस 15 करते थे 75 हो जाता था। अभी बोला क्या है, सेकंड डिग्री बोला है, लॉन्ग वॉल फेस पे बोला है तो 60। वेलोसिटी तो आपका निकल आया, वेलोसिटी कितना निकल आया 60, कहां से, रेगुलेशन से, कितना मीटर, वेलोसिटी कितना मीटर पर मिनट, ये यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन आपको यूनिट चेंज करके दे देता, यही क्या दे देता आपको, जैसे सेकंड में दे देता 60 और मल्टीप्लाई हो, तो यूनिट भी आपने पता होना चाहिए, इतना सा बात है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटी क्या होता है क्वांटिटी क्या होता है v इंटू ए, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गैलरी। ठीक है, तो वेलोसिटी तो 60 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गैलरी कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम स्पैन 6 मीटर, थिकनेस 2.5 मीटर, यानी बेसिकली रेक्टेंगल बना रहा है जिसका हाइट कितना है, सॉरी इसका जिसका विड्थ कितना है 6 मीटर और हाइट कितना है 2.5 मीटर। तो कैसे करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, समझ में आया? Q इज इक्वल टू वी ए। ठीक है जी बात। तो इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 और 15 गुणित 60, 6 पंचे 30 का शून्य हासिल बचिए 3, 6 कम 6 3 9, तो 900 मीटर क्यूब पर मिनट आपका आंसर है। बोलो किसी को किसी प्रकार का समस्या, परफेक्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछने के लिए, बस 2 गुना तो करना है यार, आसान है, बस पता होना चाहिए रेगुलेशन, बाकी काम हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलो अगला देखते हैं। कोई भाई बंधु जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइएगा जरूर यार, थोड़ा फास्ट चलेंगे। What is the minimum quantity of air required to be circulated along a last ventilation connection in the gaseous seam second degree having ventilation connection 4.2 cross 3 meter in a district where 120% are employed on the largest shift and producing 360 ton of coal per day? क्या बोला है, सेकंड डिग्री गैसेस सीम ऑफ सेकंड डिग्री, जिसका क्या जो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन पे उसका जो गैलरी उसको दिया है, दूसरा पर्सन एम्प्लॉयड दिया है। क्या क्या है, एक तो पर्सन एम्प्लॉयड के बेसिस पे निकाल सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 6 जो भी आता है देख लीजिए, दूसरा लार्जेस्ट शिफ्ट पे प्रोडक्शन के बेसिस पे निकाल सकते हैं जो भी आता है देख लीजिए। 6 कम 6 12 का 1, 6 कम 6 1 7 720, ठीक है। अब इसको कर दो, ये हो गया 25, इसको कटा दूं तो ये हो गया 25, तो 36 मल्टीप्लाइड और 25 करके देखिए कितना आता है, 900 आएगा क्या ये भी?
ठीक है, तो दोनों में से जो ज्यादा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 900। व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड अलोंग अ लॉन्ग वॉल फेस एट इट्स मैक्सिमम स्पैन ऑफ 7.5 मीटर फॉर 3 मीटर थिक सिम थर्ड डिग्री। अब की बार थर्ड डिग्री बोला है, तो थर्ड डिग्री के लिए क्या होगा, उसमें 60 था, अभी क्या होगा थर्ड डिग्री के लिए, थर्ड डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 75। बार बार पूरा लिखवाने की जरूरत नहीं, 75 समझ में आता है। तो Q क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये कर लीजिए, आंसर यही आएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़े भाई लोग, इतना गुना भाग तो सबको आता है, क्वेश्चन हिंदी में समझा दीजिए। हाँ यार, ये तो मैं भुला ही गया था, हिंदी में भी बताना है। ओके, देखो क्या बता रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड अलोंग अ लॉन्ग वॉल फेस। जो लॉन्ग वॉल फेस है उसके मैक्सिमम स्पैन पे कम से कम कितना क्वांटिटी भेजने की जरूरत है जब आपका जो खदान है वो तीसरा डिग्री का है, थर्ड डिग्री का है, जहां पे आपका मैक्सिमम स्पैन 7.5 मीटर है और उसका जो हाइट है या थिकनेस जो है वो 3 मीटर है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, थैंक यू संदीप, आप सबको भी हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ओके, ऐसा भी होता है क्या, स्पीड बोला है सर, स्पैन नहीं, स्पीड बोला है क्या, अरे हाँ यार ठीक है ठीक है, लॉन्ग वॉल पे स्पैन आ जाता है, अपन ही आप, ठीक है। एक्चुअली ये स्पैन ही है, स्पैन ही है, गलती से स्पीड लिखा गया है, मैक्सिमम स्पैन ही है, ठीक है। तो गुरु जी गलत नहीं बोल रहे यार, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है लग रहा है। देखो इसमें जैसे लिखा रहा होगा, कहाँ है, देखो इसमें स्पैन लिखा था और उसमें गलती से स्पैन जो है स्पीड लिखा गया, ठीक है भाई लोग। ऑटो करेक्शन, चलो आगे बढ़े, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है हिंदी वाले भाई लोग, समझ में आएगा यार, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चल ये तो समझ में आता है, इसको आगे बढ़ जाते हैं। ऑक्सिलरी फैन मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी फैन मींस फोर्सिंग फैन यूज बिलो ग्राउंड मेनली फॉर, किसके लिए होता है, एक या एक से ज्यादा फेस जो कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है उसको वेंटिलेट करने के लिए होता है, ये तो पता है, आराम से समझ सकते हैं। फिर बूस्टर फैन क्या होता है ये भी पता है कि पूरे एयर क्वांटिटी को, इनटेक या रिटर्न के एयर क्वांटिटी को बूस्ट करने के लिए यूज होता है, कई बार बताया जा चुका है, सबने पता है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा, ये गेट वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, गेट वालों को बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उस 10 साल में 5 बार सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है आराम से, 4 से 5 बार तो आया ही होगा। गेट में क्वेश्चन रिपीट होना मतलब बहुत मुश्किल चीज रहता है, अचानक बिचानक में रिपीट होता है। 65 क्वेश्चन आते हैं यार, और 65 क्वेश्चन क्या बोलते हैं 3 घंटे में बनाना रहता है, तो वो यूनिक क्वेश्चन देता है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए दे अच्छी बात, नहीं दे तो भी मतलब चांस कम है, फिर भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें पता रहेगा तो हो सकता है इसमें से कोई इजी क्वेश्चन भी बनाएगा, तो आपने बेसिक तो पता रहेगा, ठीक है। देखो इसमें बेसिक सा चीज क्या है, CH4 इन इनटेक इज इक्वल टू प्लस रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू CH4 इन रिटर्न। ये बेसिक सा चीज आपने ध्यान में रखना, इस लाइन को आपको ध्यान में रखना, इस टाइप के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, चाहे मीथेन के लिए दे, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए दे, चाहे दूसरे किसी भी गैस के लिए दे, काम हमको यही करना है कि इनटेक में आपका कितना मीथेन है, खदान से आपका कितना मीथेन निकल रहा है, और रिटर्न में कितना मीथेन परमिसिबल है, ये काम हमको करना है। देखो क्या बोला है, ए सैंपल ऑफ एयर कलेक्टेड इन इनटेक एंड रिटर्न गेट्स ऑफ in advancing long wall phase shows 0.3 and 0.9% methane respectively. Calculate the methane emission per ton of coal mined if production from the phase average is 800 ton per day and air quantity of 24 meter cube per second circulated along the phase. क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका जो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग फेस है उसके इनटेक में और रिटर्न में हमने क्या लिया, सैंपल लिया। इनटेक में जो मीथेन का परसेंटेज है वो 3.3% है, रिटर्न में मीथेन का जो परसेंटेज है, गड़बड़ है, हाँ ठीक है, रिटर्न में मीथेन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 0.9% है, 0.9% है। क्या पूछा है, मीथेन के एमिशन को निकालना है, किस रेट से मीथेन निकल रहा है,
पर टन कोल माइंड पे, मतलब 1 टन कोयला पे कितना मीथेन निकल रहा है खदान से, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। यार चार्जिंग जा रहा है भाई साहब। समझ में आया क्वेश्चन? इनटेक और रिटर्न में मीथेन का परसेंटेज दिया गया है और फिर हमको निकालना है कितना मीथेन आपका एक दिन का निकल रहा है, ये पूछा गया है। हिंदी में भी बोल रहा हूं भाई संजय सर, 4 ऑप्शन पूरा पढ़कर क्लियर करिए क्योंकि कंफ्यूजन उसी में होता है। अच्छा ठीक है, चारों ऑप्शन सही लगता है, ठीक है चलो आगे देखते हैं। हाँ देखिए क्या हो रहा है, इसको समझते हैं। मीथेन इन इनटेक में मीथेन कितना है कैसे निकालेंगे? Q मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ CH4, परसेंटेज ऑफ CH4। समझिए कि लेट सपोज आपका 100 मीटर क्यूब एयर जा रहा है, इस 100 मीटर क्यूब में से 20% कोई गैस है बोले, जैसे ऑक्सीजन है बोले, मतलब इस 100 मीटर क्यूब में से कितना ऑक्सीजन है? 20 मीटर क्यूब ऑक्सीजन है। समझ रहे हो? मतलब अगर मेरे पास 100 रुपया है, उस 100 रुपए में से 20% संजय का है, अगर मैं बोलूं 20% संजय का है बोलूं, तो उसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास जो 100 रुपया है उसमें से 20 रुपया संजय का है। 20 रुपया किसका है? संजय का है। सेम चीज यहां पर समझिए कि खदान के अंदर से टोटल जो क्वांटिटी गुजर रहा है वो 24 मीटर क्यूब पर सेकेंड गुजर रहा है। टोटल क्वांटिटी कितना गुजर रहा है? 24 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उस 24 मीटर क्यूब में से मीथेन कितना है वो मैं कैसे निकालूंगा? तो उससे मीथेन के परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं पैसे से बताया कि 100 रुपए मेरे पास है, उसमें से 20% अगर मैं संजय का है बोलूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा कि संजय के पास, मेरे पास जो पैसा उसमें से संजय का कितना रुपया है? तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 20% कर दूंगा, तो जो 20 रुपए आएगा वो संजय का। सेम काम यहां पर भी किया जा रहा है। तो देखो जो 20 मीटर क्यूब जा रहा था उसमें से मीथेन कितना है, ये इनटेक में जो प्लस रेट ऑफ एमिशन, यही हमको निकालना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो मीथेन है उसके अलावा खदान से भी तो कुछ गैस निकल रहा होगा। इनटेक में जो मीथेन बता रहा हूं उसके अलावा खदान से किस रेट में निकल रहा है ये मैं निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, किस रेट में निकल रहा है ये मैं निकालना चाह रहा हूं। वैसे फिर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय मीथेन परसेंटेज इन रिटर्न। क्वांटिटी देखो 20 है, मल्टीप्लाइड बाय मीथेन परसेंट इनटेक में कितना है? 0.3% प्लस रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू रिटर्न में कितना है? 20 मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न में कितना है? 0.9%। ये क्लियर है जी बात इतना? सर क्वेश्चन, ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। देखो यहां पे थोड़ा जगह है उसको यूटिलाइज कर ले रहा हूं मैं, अगले पेज में करते हैं। इतना क्या गरीबी है। चार्जिंग में चढ़ा कि नहीं चढ़ा जी? नहीं लगा है। अगले पेज में करते, इतना अगर आपने लिख लिया होगा तो देखो मैंने क्या बताया, 20 मल्टीप्लाइड बाय, देखो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, इसको उधर ले जाऊं तो रेट ऑफ एमिशन कितना आ जाएगा? 0.9 माइनस, हाँ आ रहा हूं ना भाई, 24, अच्छा 24 है यार, सही बोल रहे, सही बोल रहे, 24 है। ये 20 कहां से आया मेरे दिमाग में यार? चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, आपको दिख रहा है ना? 24 कर लेते हैं, उधर का भी करेक्शन कर लीजिएगा। 0.9 माइनस, फिर कुछ गड़बड़ है, हो गया ना भाई, सुन लिया ना? क्या हो गया बताइए? संजय की वजह से? अच्छा हाँ, संजय के 20% की वजह से, ठीक है। 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 24, अब ठीक है, 24 मीटर क्यूब जा रहा है वो तो ठीक है। यहां तक का क्लियर है क्या यार? है ना? देखो तो ये घट जाएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाय, परसेंटेज में क्या मतलब होता है, नीचे में 100 मल्टीप्लाइड बाय 24, ठीक है, क्लियर है? और एक और शून्य लगा दो परसेंटेज को काटने के लिए। 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 हासिल बच गए 2, 6 दूनी 12, 2 14 बटे 1000। ये रेट ऑफ मीथेन एमिशन है। ये रेट ऑफ, कोशिश करिए कि सर वहीं पे पेज में पूरा सॉल्यूशन हो। अच्छा
ठीक है, कोशिश करते हैं छोटा छोटा लिखेंगे यार, जल्दबाजी में इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ एमिशन। ये किस में आया? मीटर क्यूब पर सेकेंड में, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, वही है ना। ये आपका क्वांटिटी मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, तो आपका रेट ऑफ एमिशन भी मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। अभी ध्यान दीजिए, हमको निकालना किस में है? हमको निकालना किस में है एमिशन? पर टन ऑफ कोल माइन, जो पर टन पे हमको निकालना है, पर टन पे हमको निकालना। एक दिन का प्रोडक्शन कितना दिया है? प्रोडक्शन पर डे कितना दिया है? 24 कितना है? 800 टन। 800 टन आपको प्रोडक्शन दिया है पर डे का, पर डे का। अगर मैं इसको मिनट में निकालना चाहूं या एक दिन का निकालना चाहूं तो 124 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 60 आर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 24, ये 24 घंटे का हो गया। 24 घंटे में इतना मीथेन आ रहा है। देखो आप कैलकुलेट कर लेना आराम से, मैं जस्ट बताना ये चाह रहा हूं। ये क्या हो गया? अब ये यूनिट हो गया मीटर क्यूब पर डे हो गया, ये भी क्या हो गया? मीटर क्यूब पर डे हो गया। हमको निकालना किस में है? मीथेन एमिशन टन पर क्या मीटर क्यूब पर टन निकालना है, मीटर क्यूब पर टन निकालना है। तो रेट ऑफ एमिशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ये जो आया है उसमें इसको डिवाइड कर दूंगा। 144 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 800, डिवाइडेड बाय 800। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा कैलकुलेट करके जो भी आता है। ये फाइनल जो आंसर आएगा, इधर तो लिख रखा हमने, ये आएगा 15.5 मीटर क्यूब, हाँ मीटर क्यूब पर टन, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया ये आएगा। क्लियर है? 100 कहां से आया, 1000 कहां से आया? आपको ये परसेंटेज में था भाई साहब। देखो ये जो था वो परसेंटेज में था ना, परसेंटेज में था। संजय के पास जो 20% था, तो परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0.9%, तो 0.9%, 0.9 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 100। फिर मैंने क्या करा, ये जो दशमलव है उसको हटाने के लिए भी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 100 की जगह में 1000 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े तो ये समझ लीजिएगा। अभी देखो सामने वाला क्या क्वेश्चन बनाएगा हम तो जान नहीं रहे हैं, इस लेवल का बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन आसान सा कुछ क्वेश्चन बना दे तो आपने पता होना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसी में जैसे क्वेश्चन बनता है, मैं बता रहा हूँ ना, कंडीशन मान के चलिए, गेट में ही क्वेश्चन आया था, तो और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है? पिछले वाला क्वेश्चन को देखना है, अभी इसको मत पढ़िएगा, तुम लोग का भरोसा क्या है, दिमाग चलने लग जाएगा। इधर देखो, जैसे इसी में आसान क्वेश्चन क्या बन सकता है? इनटेक में जो 0.3% दिया था उसके जगह में क्या दे देता, इनटेक में 0% दे देता, और रिटर्न में आपको बता देता कि 1% से ज्यादा ना हो, 1% से ज्यादा ना हो। क्वांटिटी क्या दे दिया? लेट सपोज आपको 20 दे दिया, जो संजय का था ये दे दिया। रेट ऑफ एमिशन निकालने बोल दिया। कैलकुलेशन आपका आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? CH4 इन इनटेक प्लस रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू CH4 इन रिटर्न। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो टफ था क्योंकि कैलकुलेशन बहुत था, लेकिन अगर ऐसा दे दो तो आपका तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? CH4 इन इनटेक 0 है तो ये हो गया 0। रेट ऑफ एमिशन निकालना है, रेट ऑफ एमिशन निकालना है। ठीक है, क्वांटिटी कितना है? 20 मीटर क्यूब पर सेकंड है। रेट ऑफ एमिशन निकालना है, कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 1%, मतलब 1/100। ठीक है, तो रेट ऑफ एमिशन कितना आ जाएगा? दिस फिर 2/10, तो कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका रेट ऑफ एमिशन है। आपको टन में ना पूछ के डायरेक्ट रेट ऑफ एमिशन किसमें पूछ जाए? मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो ये 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, इतना टफ नहीं बनेगा। तो बनाने वाला आसान क्वेश्चन भी बना सकता है। बेसिक क्या है? ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन अगर आपको पता है तो कुछ भी बनाए आपसे बनना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर तो कुछ भी बना देगा ना जी, समझ रहे हो? 0.5 इसको बनाने में हाफ और लग जाएगा सर। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना राजा, लेकिन जरूरी थोड़ी है यार इतना टफ ही देगा। मान लो आसान बना दिया तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा तो अभी जो मैं बताया तो बना सकता है ना। इनटेक में आपको 0 दे दिया, इनटेक में आपको क्या दे दिया? 0 दे दिया, फिर तो कैलकुलेशन आपका खत्म हो गया।
मीटर क्यूब पर टन में ना पूछे, मीटर क्यूब पर सेकंड में पूछ दिया, कुछ नहीं करना है फिर तो, एक लाइन लिखना है, खत्म हो जाता है क्वेश्चन। तो हम जान थोड़ी रहे क्या बना देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो कुछ भी बनेगा। चल फटाफट देखते हैं, स्पीड सही रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। देखो, सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड वेलोसिटी प्रेशर इज नोन एज, जो आपका स्टैटिक प्रेशर है और वेलोसिटी प्रेशर जो है, उन दोनों का सम क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है। टोटल प्रेशर होता है। कोई बता रहा था भाई बाकी सारे ऑप्शन भी पढ़ लो, एटमॉस्फेरिक कोई मतलब नहीं है, एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉस प्रेशर, आपने समझना है टोटल प्रेशर। मैं डायरेक्ट आपको राइट आंसर बताने का एक बड़ा कारण यह है कि अगर आप बाकी सारे ऑप्शन नहीं पढ़े रहेंगे, अगर आप डायरेक्ट राइट आंसर को भी पढ़े रहेंगे, लाइन से गुजरे रहेगा, तो आपके एग्जाम के बीच में क्लिक करेगा, आपको चीजें याद नहीं भी रहेगी, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि मैंने तो टोटल प्रेशर बताया था, ये दोनों से तो कोई लेना देना है ही नहीं। इसलिए करके मैं डायरेक्ट आपको ग्रीन में राइट आंसर को दिखा रहा हूं, ठीक है। और जहां पे जरूरत है वहां पे बताया भी जा रहा है। प्रेशर इनसाइड, जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है उसमें बताया भी जा रहा है। देखो, द प्रेशर इनसाइड सील्ड वेसल सोन बाय मैनोमीटर, जो मैनोमीटर है उसके वो क्या, कौन से प्रेशर को बेसिकली मेजरमेंट के काम आता है। तो मैनोमीटर जो होता है वो स्टैटिक प्रेशर के मेजरमेंट के काम आता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर को आप बैरोमीटर से मेजरमेंट कर लेते हैं। मीन बैरोमेट्रिक प्रेशर आपका शाफ्ट और डाउन का शाफ्ट का जो एवरेज बैरोमेट्रिक प्रेशर है उसको आप क्या बोल रहे हैं, मीन बैरोमेट्रिक प्रेशर बोल रहे हैं। वेलोसिटी प्रेशर अभी अलग चीज हुआ, वेलोसिटी प्रेशर क्या होता है, 1/2 हाफ वी स्क्वायर, ये आपका बेसिकली वेलोसिटी प्रेशर होता है। राइट आंसर स्टैटिक प्रेशर। ओके, चलो, द फ्रिक्शनल हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हॉलेज इन माइन कैन बी डाइवर्टेड बाय, जो फ्रिक्शनल हीट प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शनल हीट जो प्रोड्यूस होता है हॉलेज में, उसको आप कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, कौन सा वेंटिलेशन यूज करके डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इंस्टॉलिंग हॉलेज इन रिटर्न, हॉलेज को अगर आप रिटर्न में क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड कोल माइन, अंडरग्राउंड कोल माइन के अंदर में मेजर सोर्स ऑफ हीट क्या है, हीट का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, एक तो कोयला, कोयला जो होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके ऑक्सीडेशन क्रिया करता है, CO2 बनाता है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है किसका, हीट प्रोड्यूस करने का या खदान के अंदर में हीट का, वो है ऑक्सीडेशन। बाकी ये जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा यूपीपीएससी वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट इसी इन्हीं सारे ऑप्शन के साथ में आया था। ओके, एनसीडे के क्वेश्चन है जो वहां पे आए थे। बहुत फेवरेट बुक है एग्जामिनर का एनसीडे, तो उसके सारे क्वेश्चन जो वेंटिलेशन से बनते हैं सब कुछ करवा दिया जा रहा है क्लास में, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन बनाना चाहे तो एनसीडे से बढ़िया क्वेश्चन हर बार आता है। द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज गवर्न्ड बाय डायमेंशनलेस पैरामीटर, इसको डायरेक्ट याद ही रखिएगा कि नेचर ऑफ फ्लो को किसके मदद से आप जान पाते हैं। नेचर ऑफ फ्लो मतलब हवा का जो प्रवाह है उसका पता आप कौन से डायमेंशनलेस पैरामीटर से पता करते हैं, तो वो है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर अगर आपका 2000 के क्या है, इक्वल है या उससे कम है, तो आप क्या बोलते हैं, लैमिनर फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका जो नेचर ऑफ फ्लो है उसको आप क्या बोलते हैं, लैमिनर है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा है, 4000 से ज्यादा है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। क्या जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है आपका हवा, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। खदान के अंदर में कैसा फ्लो होता है, तो खदान के अंदर में टर्बुलेंट फ्लो होता है। क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, हवा जो होता है वो सीधा नहीं जाके टेढ़ा मेढ़ा ऐसे गुजरता हुआ जाता है। ये पूछा भी है अगले क्वेश्चन में, द नेचर ऑफ फ्लो इन माइन इज टर्बुलेंट। ओके, नेचर ऑफ फ्लो ऑफ एयर इन माइन इज, ओके, चलो बढ़िया, सबको पता है यार, जबरदस्ती क्वेश्चन करवा रहे हैं लग रहा है। अरे सर आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो सर, इतना नहीं पता रहेगा क्या। चलो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन पावर से आप क्या समझते हैं। पावर का मतलब पहले समझिए, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, इसको हम क्या बोलते हैं,
पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। रेट एट विच वर्क इज डन टू मेंटेन द एयर फ्लो। अभी जब पावर की बात हो रही है किसके लिए? वेंटिलेशन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको क्या धकेलना है, कोई पत्थर को उठा के फेंकना है या कोई और कुछ का काम बेलचा वेलचा चलाना है। यहां पे बात हो रही है वेंटिलेशन की। तो एयर को क्या बेसिकली मेंटेन द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द सिस्टम, इसको आप कार्य बोलेंगे। वर्क ही है, पावर कार्य करने की क्षमता ही है, लेकिन जब वेंटिलेशन में बात करेंगे तो एयर के रिगार्डिंग बात करेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं सर पता नहीं था, अभी चला। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। वेंटिलेशन का ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस एमसीक्यूज में आ जाएंगे। बाकी जो बचेगा इन्वायरमेंट वाला, इन्वायरमेंट का अलग से मैं सेशन लाऊंगा, तो इन्वायरमेंट की क्लास के बाद लाऊंगा। कल से तो मोस्ट प्रोबेबल अपन रिक्लेमेशन स्टार्ट करेंगे। Reducing the resistance of an airway besides improving ventilation efficiency that can else efficiency what else following can be achieved। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने जब क्लास बता रहा था तो आपको बताया था कि अगर आप रेजिस्टेंस को इंप्रूव कर दे, क्या रेड्यूस कर दे, किसको? माइन के रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस को आप क्या कर दें? रेड्यूस कर दे। ठीक है, रेजिस्टेंस को हमने रिड्यूस कर दिया, हमने वेंटिलेशन पे कोई काम नहीं करा। वेंटिलेशन ऐसा नहीं कि हमने वेंटिलेशन फैन का प्रेशर बढ़ा दिया और कुछ, सिर्फ हमने अगर रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल कॉस्ट, आपके कैपिटल कॉस्ट पे कर लगने, क्या इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ब्याज लगने लग जाएगा, कोई लेना ही देना नहीं है इससे। इंक्रीजिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर इंटरिंग, आगे का कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो फायदा होगा, ओवरऑल अगर आपका रेजिस्टेंस कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होने से P इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, रेजिस्टेंस कम होने से प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा मतलब पावर कम लगेगा। अगर आपका पावर कम लग रहा है तो रिडक्शन ऑफ पावर कॉस्ट ऑफ वेंटिलेशन, बेसिकली आपका जो वेंटिलेशन के लिए जितना पावर कॉस्ट लग रहा था वो आपका कम लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? वेंटिलेशन पे जो पावर लग रहा था वो कम लगेगा। क्लियर है जी बात? कैसे करते हैं रेजिस्टेंस को कम? कैसे करते हैं इसके लिए मैंने आपको बताया था। रेजिस्टेंस कम करने का जुगाड़ क्या है कि अगर ये आपका सीरीज में है, एक पैरेलल में और लाइन जोड़ दीजिए, आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है पैरेलल लाइन जोड़ देने से। ये मैं जिस टाइम पे आपको स्प्लिटिंग ऑफ एयर बता रहा था, ये सेम टू सेम लाइन आपके स्लाइड के अंदर में लिखा हुआ था। ठीक है जी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल वेंटिलेशन कॉस्ट, सॉरी, नेचुरल वेंटिलेशन कैन बी कॉज्ड बाय, नेचुरल वेंटिलेशन क्यों होता है? आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? ये आपका आपका शाफ्ट, सॉरी हाँ ठीक है, आपका ये क्या डाउन का शाफ्ट, ये आपका अप का शाफ्ट, दोनों के बीच डेंसिटी डिफरेंस के कारण, डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या होता है? नेचुरल वेंटिलेशन होता है। डिफरेंस इन एयर डेंसिटीज इन अप का शाफ्ट एंड डाउन का शाफ्ट, इसके कारण बेसिकली आपका नेचुरल वेंटिलेशन होता है। ऑटो कंप्रेशन इन डाउन का शाफ्ट मतलब नहीं है, फिर ऑटो एक्सपेंशन इन डाउन का शाफ्ट, फिर मॉइस्चर कंटेंट इन माइन, इन सबसे लेना देना। मेन जो मेजर फैक्टर है वो डेंसिटी डिफरेंस है। अब बाकी जो फैक्टर है, जैसे मॉइस्चर की बात हो रही है तो मॉइस्चर कंटेंट या टेम्परेचर चेंज या फिर गैस लीकेज या फिर रेफ्रिजरेशन, ये सारे फैक्टर्स है जिससे हम डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डेंसिटी डिफरेंस क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। जो बाकी के फैक्टर्स है उसके कारण डेंसिटी डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं या क्रिएट होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो एयर का फ्लो होता है वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। मेरे ख्याल से शब्द समझ में आ रहे होंगे आपको, शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। हम जो भी फैक्टर्स है उससे क्या करता है? डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करते हैं या क्रिएट होता है उन फैक्टर के कारण। बट अल्टीमेटली जो हमारा वेंटिलेशन होता है वो किसके कारण होता है? डेंसिटी डिफरेंस अप का शाफ्ट और डाउन का शाफ्ट के बीच, इसके कारण होता है। चलो आगे देखते हैं क्या बता रहा है। इफ द मीन बैरोमीटर प्रेशर ऑफ द डाउनकास्ट एयर कॉलम इज हायर देन दैट ऑफ द अपकास्ट एयर कॉलम, देन व्हाट विल हैपन? अभी देखो यार, आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन मत देखिए, मैंने रखा है आपको बाकी सारे ऑप्शन में ध्यान ना जा करके, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए इस लाइन। क्या बता रहा था मैं? मीन बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो डाउनकास्ट एयर कॉलम का, जो डाउनकास्ट एयर कॉलम है उसका ज्यादा है किससे? अपकास्ट शाफ्ट से। तो ये क्या क्रिएट करेगा आपके नेचुरल वेंटिलेशन के लिए? दिस इज, देयर इज नो फ्लो ऑफ एयर इन द माइन,
माइन के अंदर में कोई भी एयर फ्लो होगा, क्या एयर फ्लो नहीं होगा? गलत बात है। कब नहीं होता है? जब आपका टेम्परेचर और डाउन का शाफ्ट और टेम्परेचर और अप का शाफ्ट दोनों सेम हो जाए, ठीक है, मतलब बाहर और अंदर का इन्वायरमेंट से तब फ्लो नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, मैक्सिमम लीकेज ऑफ एयर, कोई लेना देना ही नहीं है इससे, मैक्सिमम लीकेज का इससे, ठीक है। फिर इट हेल्प्स इन नेचुरल वेंटिलेशन। एक्चुअली ये जो हो सकता था क्या, या तो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को हेल्प करता, या तो रेजिस्ट करता, या क्या अपोज करता, ये दो ऑप्शन हो सकता था। तो हेल्प होगा, क्यों? क्योंकि डाउन का शाफ्ट का आपका प्रेशर ज्यादा है। और क्या क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर और डाउन का शाफ्ट इज ग्रेटर देन अप का शाफ्ट, तब भी आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा, ठीक है। और क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ डाउन का शाफ्ट इज ग्रेटर देन, मतलब सारा खेल डाउन का शाफ्ट जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा है, ठीक है जी बात। टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो चाहे डेंसिटी हो, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखिए क्या बोल रहा है, हाउ कैन एमिशन ऑफ मीथेन कैन हेल्प अंडरग्राउंड माइन इन्वायरमेंट। जो आपका मीथेन गैस का एमिशन है, चलो इसको पहले समझते हैं। मीथेन गैस क्या है, क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। तीन चार चीजें हैं जो कैसे कैसे आपके नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को इफेक्ट करता है। सबसे पहला, रेफ्रिजरेटेड एयर। रेफ्रिजरेटेड एयर मतलब क्या होगा? सर बिजी होंगे शायद, कैमरा नीचे गिर गया। आवाज आ रहा है ना यार, सब अलग ही बात चल रहा है लग रहा है, ठीक है, घर घर खेल रहे हैं। हाँ देखो, सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटेड एयर मतलब आप क्या करें, खदान के अंदर में रेफ्रिजरेटेड एयर भेज दें, ठंडा हवा भेज दें, ऐसे ही समझाइए सर, अच्छा लग रहा है ना। रेफ्रिजरेटेड एयर भेज दें, तब क्या होगा? सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटेड एयर थ्रू द डाउन कास्ट शाफ्ट इज इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ डाउन कास्ट एयर। जब आप खदान के अंदर में रेफ्रिजरेटेड एयर भेजते हैं तो ये क्या करता है? डाउन का जो एयर है उसके डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। डेंसिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ये बेसिकली क्या करेगा? नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को ऐड करेगा, मतलब असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको लिखा था, तो आपको अब यहाँ पे तीन चार टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटेड एयर, अगर आप रेफ्रिजरेटेड एयर भेजते हैं तो ये नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को असिस्ट करता है, रेजिस्ट करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे करके चार ऑप्शन दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? रेफ्रिजरेटेड एयर को भेजने से क्या सर्कुलेशन से क्या फर्क पड़ता है? तो डाउन का शाफ्ट का डेंसिटी, एयर डेंसिटी बढ़ जाता है। क्या फर्क पड़ता है? तो डाउन का शाफ्ट का एयर डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। ये दो तीन टाइप के क्वेश्चन है जो बेसिकली इस पर से बना सकते हैं। रेफ्रिजरेटेड मतलब ठंडा हवा अगर आप वहां पे भेज देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका डेंसिटी, वही विंटर वाला काम है, विंटर में बाहर का हवा ठंडा रहता है तो मतलब डेंसिटी ज्यादा रहता है, हवा अंदर जाता है, वही कीजिए। इस तरह से आप कोरिलेट करके समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी बात। विंटर में गर्म रहता है, अंदर का हवा बाहर निकलने की कोशिश करता है। अभी देखो दूसरा चीज क्या है, एडिशन ऑफ गैस, एडिशन ऑफ गैसेस। गैसेस में भी मेनली बात होगी मीथेन की। जब कोल माइन की बात करेंगे तो अच्छे खासे क्वांटिटी में अगर कोई गैस निकलता है वो मीथेन ही है, ठीक है। सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री में जब बात करेंगे तो जब गैस एडिशन की बात होगी तो मीथेन की बात होगी। बाकी सारा गैस तो आप नहीं बोल सकते ना कि सीओ गैस के एडिशन से क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या नुकसान होगा, आदमी नहीं पड़ जाएगा अगर हाई परसेंट में आएगा तो उसका बात नहीं होगा। गैस एडिशन की अगर बात होगी कि एडिशन ऑफ गैस से क्या फर्क पड़ेगा नेचुरल वेंटिलेशन पे, तो वो मीथेन गैस की बात कर रहा है, मीथेन गैस की बात कर रहा है। अब जब मीथेन गैस की बात करेगा तो आपको पता है कि इसका डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, 0.554, हवा से बहुत हल्का है। जब ये हल्का है तो हवा को भी क्या कर देगा? हल्का कर देगा, हवा को भी क्या कर देगा? हल्का कर देगा। तो चलो लाइन को समझते हैं। मीथेन एमिटेड फ्रॉम द वर्किंग ऑफ कोल माइन reduces the density of return air through adding natural ventilation। क्या करता है? जो आपका गैस है वो रिटर्न एयर के डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। रिटर्न एयर मतलब समझ रहे हो? रिटर्न एयर, आपका इनटेक क्या है? डाउन का शाफ्ट है, और रिटर्न क्या है? अप का शाफ्ट है, अप का शाफ्ट है। अगर वो रिटर्न एयर में आता है, मीथेन जो अगर रिटर्न में आता है, अगर उसके डेंसिटी को कम करता है तो ये तो हमारे लिए अच्छा है ना। अगर वो रिटर्न के डेंसिटी को कम करता है तो वो तो हमारे लिए अच्छा है, डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करेगा, हवा और ज्यादा बहेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बेसिक चीज समझ में आ रहा है ना यार? देखो वहां पे ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, अगर आपको
बेसिक चीजें पता है तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कहां से स्टार्ट करा मैंने, मीथेन 0.554, हवा का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1 होता है। अगर हम हवा में मीथेन को मिलाएंगे तो हवा को हल्का करेगा। अब जब हल्का करेगा तो डेंसिटी को रिड्यूस करेगा। ये अगर रिटर्न में गया तो क्या करेगा, नेचुरल वेंटिलेशन के लिए अच्छा है। एडिंग नेचुरल वेंटिलेशन मतलब यहां पर भी आपको करके दे सकता है कि खदान में अगर मीथेन गैस का एडिशन होता है या लीकेज ऑफ गैस होता है, मीथेन गैस होता है, तो वो नेचुरल वेंटिलेशन के लिए कैसा है, तो अच्छा है, असिस्ट करेगा। लीकेज लेवल माइन, लीकेज ऑफ डेंसर डाउनकास्ट एयर टू द अपकास्ट शाफ्ट causes increase in density of upcast air। समझ रहे हैं, मल्टी लेवल माइंस के अंदर में क्या होगा कि आपका जो डेंसिटी है, क्या बोलते हैं, आपका लीकेज ऑफ डेंसर डाउनकास्ट शाफ्ट का जो हाई डेंसिटी एयर है, हाई डेंसिटी एयर, डाउनकास्ट में हाई डेंसिटी ही रहता है करके आपका एयर फ्लो होता है, ठीक है। एनवीपी डेंसिटी ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट माइनस अपकास्ट शाफ्ट, डेंसिटी जो डाउन का शाफ्ट को ज्यादा है करके ही आपका वेंटिलेशन फ्लो हो रहा है या वेंटिलेशन प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब अगर जो डाउन का शाफ्ट का क्या डेंसिटी, डेंस एयर है, वो लीकेज हो, किस केस में लीकेज के चांस है, मल्टी लेवल अगर माइनिंग हो रहा है तो जो डेंसर एयर है डाउन का शाफ्ट का, वो लीकेज करके अप का शाफ्ट में चला जाए, वो लीकेज करके अप का शाफ्ट में चला जाए तो वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग नेचुरल वेंटिलेशन। ये क्या कर देता है, नेचुरल वेंटिलेशन को रिड्यूस कर देता है। इन सारे स्टोरी को बताने का बेसिक सा सार क्या है, बेसिक सा सार क्या है, अगर मैं बोलूं कि रेफ्रिजरेटेड एयर मैं माइन से सर्कुलेट करता हूं तो ये क्या होगा, आपके डेंसिटी ऑफ डाउन का शाफ्ट को इंक्रीज कर देगा, डाउन का शाफ्ट की डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फायदेमंद है किसके लिए, एनवीपी के लिए, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के लिए। अगर आपके रिटर्न में मीथेन गैस आ जाए, CH4 इन रिटर्न आ जाए तो ये क्या करेगा, अप का शाफ्ट के डेंसिटी को रिड्यूस कर देगा। क्यों रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इसका जो घनत्व है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो कम है। जब वो हवा में मिलेगा तो उसके डेंसिटी को, अप का शाफ्ट के डेंसिटी को कम कर देगा, अप का शाफ्ट के डेंसिटी को कम कर देगा। मतलब क्या हुआ कि जो आपका डाउन का शाफ्ट है माइनस अप का शाफ्ट, जिसके कारण नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा है, इन दोनों के डिफरेंस को बढ़ा देगा। मतलब क्या हुआ कि आपके फिर से एनवीपी के लिए फायदेमंद है। क्या है, फायदेमंद है। क्या, मीथेन अगर रिटर्न में जाए तो वो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के लिए फायदेमंद है। तीसरा चीज, लीकेज। मल्टी लेवल माइनिंग के अंदर में क्या होता है, लीकेज, जो आपका डेंसर एयर का लीकेज है, डेंसर एयर क्या होगा, लीकेज होगा। किसमें, मल्टी लेवल माइनिंग में डेंसर एयर का लीकेज होगा। कहां से, डाउन का शाफ्ट से अप का शाफ्ट में। जब डाउन का शाफ्ट से अप का शाफ्ट में डेंसर एयर का लीकेज होगा तो क्या होगा कि बेसिकली ये जो लीकेज है वो आपके एनवीपी के लिए नुकसानदायक है। इसलिए ना डबल डोर, ट्रिपल डोर हम लगाते क्यों हैं, कि लीकेज कम हो। लीकेज को रोकते क्यों, इसीलिए रोकते हैं कि अगर आपका लीकेज पहले से ही होने लग जाए तो समस्या हो जाएगा। तो मल्टी लेवल माइन में आपका लीकेज के चांस बढ़ जाते हैं। ये सारा बात है। हाउ डज द सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटेड एयर थ्रू द डाउन का शाफ्ट एडिंग नेचुरल वेंटिलेशन। कैसे आपका रेफ्रिजरेटेड एयर जो है वो क्या डाउन का शाफ्ट के अंदर से अगर गुजारेंगे, कैसे नेचुरल वेंटिलेशन को असिस्ट करता है, यही पूछा है। हाँ, एडिंग मतलब डायरेक्ट आप हिंदी में इसको समझ सकते हैं, कैसे नेचुरल वेंटिलेशन के लिए फायदेमंद है बोल सकते हैं, ठीक है, या असिस्ट करते, सहायता करता है। तो इंक्रीज कर देता है डेंसिटी ऑफ डाउन का शाफ्ट को, इंक्रीज कर देता है डाउन का शाफ्ट के डेंसिटी को। ये आप कैसे समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था विंटर सीजन में।
विंटर सीजन में बाहर का डेंसिटी ज्यादा रहता है, अंदर का डेंसिटी कम रहता है, तो हमारा हवा का प्रवाह कैसा होता है, बाहर से अंदर होता है, बाहर से अंदर होता है। तो मतलब ठंडा देने से या ठंडा रहने से क्या हो रहा है, हमारे लिए फायदेमंद हो रहा है, मतलब डाउन कास्ट शाफ्ट में डेंसिटी जो है बढ़ेगा। इस तरह से आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कोरिलेट करके चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। CH4 में घट रहा है, CH4 में घट रहा है, CH4 में घट रहा है, ठीक है, लेकिन घट कहां पे रहा है, आपका शाफ्ट का घट रहा है, आपका शाफ्ट का घट रहा है। आपका शाफ्ट का घटना हमारे लिए अच्छा है। हमको बेसिकली एनवीपी होता क्या है, एनवीपी होता क्या है, आपका डेंसिटी ऑफ डाउन का शाफ्ट। बहुत बेकार टाइप का लिख देता हूं लगता है ना, अच्छे से लिखते हैं, इतना बेकार हैंड राइटिंग भी नहीं है यार मेरा। एनवीपी ऑफ डाउन का शाफ्ट माइनस एनवीपी ऑफ अप का शाफ्ट, ये बेसिकली आपका नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर होता है, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर होता है। तो अगर आपका शाफ्ट का डेंसिटी घटेगा, घटेगा तो वो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के लिए तो अच्छा है ना, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के लिए अच्छा है। तो मीथेन से घट रहा है, लेकिन घट किसका रहा है, आपका शाफ्ट का। इसको आपका शाफ्ट और डाउन का शाफ्ट को आप और ज्यादा अच्छे समझना है। डाउन का शाफ्ट मतलब इनटेक हुआ, जहां से आपका हवा अंदर जा रहा है। डाउन कास्ट का सीधा सीधा हुआ, अगर आप लिखना चाहें, जिसको एकदम नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लिख लो कि डाउन का शाफ्ट मतलब क्या हो रहा है, हवा जहां से अंदर जा रहा है, हवा जहां से। जिन लोगों ने क्लास किया उनको समझने में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जिन लोग डायरेक्ट एमसीक्यूज कर रहे होंगे तो फिर यार एमसीक्यूज से सब चीज समझ में आ जाता, फिर क्लास का क्या यूटिलिटी था। हवा जहां से बाहर जा रहा है, हवा जहां से बाहर जा रहा है वो अप का शाफ्ट हुआ, हवा जहां से बाहर जा रहा है वो अप का शाफ्ट हुआ, जहां से अंदर जा रहा है वो डाउन का शाफ्ट हुआ। तो जहां से अंदर जा रहा है अगर इसका डेंसिटी हम बढ़ा दें तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, जहां से बाहर जा रहा है उसका डेंसिटी हम बढ़ा दें तो हमारे लिए नुकसानदायक है। CH4 के केस में क्या होता है कि जहां से बाहर जा रहा है उसके डेंसिटी को कम कर देता है, तो वो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के लिए अच्छा है, ठीक है। क्लियर हो गया, डाउनकास्ट का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है जी। बात आगे बढ़े, चलो अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर सर्कुलेशन बाय नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। ये जो दिया है उसमें से कौन सा एक चीज ऐसा है जिसका नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सबसे पहला चीज बैरोमेट्रिक प्रेशर, बिल्कुल लेना देना है, बैरोमेट्रिक प्रेशर का ही पूरा खेल है। फिर एमिशन ऑफ मीथेन, बिल्कुल लेना देना है, एमिशन ऑफ मीथेन से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फर्क पड़ता है, अगर मीथेन एमिशन हो रहा है तो आपके वेंटिलेशन के लिए अच्छा है, फर्क तो पड़ता है, ठीक है। फिर सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटेड एयर, बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर से इसका कोई लेना देना नहीं है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर समझिए कि heat required to increase 1 degree Celsius temperature, heat required to increase 1 degree Celsius temperature of 1 mole of air, हवा के 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ती है, जितना हीट का जरूरत पड़ता है उसको हम स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर बोलते हैं। भाई इतना जल्दी आगे का मत बोलो यार, ठीक है, 1 घंटा हुआ नहीं, ऐसे बोलोगे तो फिर तो यार एमसीक्यूज करवाते रह जाऊंगा मेरे भाई, हैं गाली देने के लिए तो आ ही जाते हो कि सर सिलेबस नहीं हुआ, और इस तरह से क्लास से भी भागोगे तो भगवान थोड़ी यार, गुरु जी यार बिना टाइम दिए सब कुछ कवर करवा देंगे, टाइम तो देना पड़ेगा ना भाई। क्लास में कुछ कमी है, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बताओ, लेकिन ऐसे भागने का बात मत करो, आपका एग्जाम आपका है, आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं, आप ही भागेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, यही मैं आपको बता रहा था कि एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर पे जो 1 मोल गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना हीट चाहिए वो आपका स्पेसिफिक हीट होता है। दूसरा केस क्या होता है कि जहां पे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करो उसको भी आप बेसिकली स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। दो अलग अलग केस है, एक तो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर का केस है और दूसरा आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर का केस है, ठीक है जी। बात चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे लिए माइनिंग ज्ञान कि भगवान है, अरे बाप रे ऐसा बात है क्या जी, पढ़ाई कर लो भाई, सिलेक्शन ले लो
ठीक है, सिलेक्शन लेना इज इंपॉर्टेंट। घर वालों का जो सपना है, अपना सपना है कि गवर्नमेंट जॉब हो, एक अच्छी गोरी चिट्टी लड़की हो, एक बेहतर लाइफ हो, ठीक है, तो वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो वो हम ले लो, जिस दिन आपका जॉब लग जाएगा वो हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन होता है कि जब आप हमको अपना रिजल्ट बताते हैं। When the effect of surface temperature on natural ventilation will be less or negligible, किस स्थिति में जो सरफेस टेम्परेचर है उसका नेचुरल वेंटिलेशन पे इफेक्ट जो है नहीं होगा या नेग्लिजिबल होगा, नहीं होगा या नेग्लिजिबल होगा, तो डीप माइंस पे जो सरफेस टेम्परेचर है उसका वेंटिलेशन पे इंफ्लुएंस जो है वो या तो बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम होगा डीप माइंस में। सैलो माइंस में ही तो आपका नेचुरल वेंटिलेशन होता है। नेचुरल वेंटिलेशन सैलो माइंस, जो आपका कम डेप्थ वाला माइंस है, उसी में तो आपका क्या होता है, नेचुरल वेंटिलेशन होता है, तो उस पर तो प्रभाव पड़वे करता है बाहर के टेम्परेचर का। डीप माइंस है उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बाहर का एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है। द फैन साइज एडिक्वेट, नेचुरल वेंटिलेशन की बात हो रही है, उसको फैन से क्या लेना देना है, ठीक है। व्हेन माइन साइज इज एक्सटेंसिव, इससे भी कोई मतलब नहीं है माइन आपका बड़ा है छोटा है उससे क्या फर्क पड़ता है, मेन फर्क पड़ता है डेप्थ से, ठीक है जी। बात जो आपका शाफ्ट डाउन का शाफ्ट की बात हो रही है, ठीक है, डाउन का शाफ्ट की, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, लेवल डिफरेंस ना बताया था, लेवल डिफरेंस बताया था। एक को मैंने बताया था 80 मीटर है, एक को मैंने बताया था लेट सपोज 150 मीटर है, तो ये जो लेवल डिफरेंस है उसके कारण डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। तो बेसिकली डेप्थ का फर्क पड़ता है लेकिन साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पंखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलो माइंस में फर्क पड़ेगा लेकिन ज्यादा डेप्थ हो जाए तो फिर आपके सरफेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरफेस इन्वायरमेंट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, क्लासेस में सारा चीज करवाया जा चुका है, अभी तो हम जस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है जी। बात कोई नया चीज आ रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे आपका रेफ्रिजरेटेड एयर वाला मैंने नहीं बताया था, वो आपको बता दिया गया कैसे वर्क करता है। When there is a chance of reversal of air current of natural ventilation, कब आपके नेचुरल वेंटिलेशन के रिवर्सल के चांस है, बताया गया था क्लास में। सैलो डेप्थ, जिसका डेप्थ कम है, डेप्थ कम है उसका भी अलग अलग है, आपका एचपी सोनिया किसी बुक में दिया हुआ है, सेलो माइंस, डीप माइंस, और ऐसे 4-5 कैटेगरी है, तो वो आप लोग बेटर जान रहे होंगे। तो सेलो डेप्थ, कम डेप्थ का माइन, ऐसा आप अभी कल समझ सकते हैं कि डेप्थ कम है, सेलो डेप्थ मतलब छिछला, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ रिवर्सल ऑफ, आपका जो एयर करंट है उसके रिवर्सल के चांस कब है, रिवर्सल मतलब समझ ही रहे हैं कि वापस से वो रिवर्स हो जाए, ठीक है, जहां जा रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाए, कब है, कब है, समर टू विंटर, समर, ठीक है। सेलो माइंस ड्यूरिंग, एक तो सेलो माइंस होना चाहिए, डीपर माइंस में तो नेचुरल वेंटिलेशन होगा ही नहीं, ठीक है। सेलो माइंस ड्यूरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब क्या होता है यार, बरसात के दिन में, तो बरसात का तो बात ही नहीं आ रहा है कहीं पे, ठीक है, ठीक है। तो डीपर माइंस वाला का तो छोड़ दीजिए, इन दोनों ऑप्शन को पहले काट दीजिएगा कि जहां कहीं भी आपको डीपर माइंस दिखा, नेचुरल वेंटिलेशन के इसमें इसका कोई लेना देना है नहीं। सेलो माइंस से थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, हाँ स्प्रिंग, बरसात के दिन का तो बात ही नहीं किया था सर आपने, कौन सा सही ऑप्शन होगा, समर एवं विंटर, बरसात को कहीं बात किया था क्या, नहीं किया था। चलो पेशेंस रखिए, आप लोग खत्म हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन है भाई, हाँ इतना सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं क्या गुरुजी। चलो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलोसिटी कंसिडर्ड इन यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन में जो वेलोसिटी का कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या कंसीडर करते हैं, तो ये याद करने वाला चीज है कि एक दो बार इसको पढ़ लीजिए कि एग्जाम में आपका क्लिक कर जाए, बाकी सारे ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं, इस चीज को पढ़िए कि आपको यूलर्स इक्वेशन से रिलेटेड डायरेक्ट ये चीज याद रहे। इट इज एवरेज वेलोसिटी ओवर अ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है ओवर द क्रॉस सेक्शन, स्प्रिंग मतलब बरसात का दिन हुआ, ठीक है, बरसात का मौसम हुआ, इट इज एवरेज वेलोसिटी, ये डायरेक्ट इसको लाइन को ही याद रखिएगा यार, ठीक है, इसमें समझने वाला ज्यादा कुछ है नहीं है। यूलर्स इक्वेशन क्या चीज है, वेन एफिशिएंसी, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि वेन एफिशिएंसी क्या होता है, इनपुट हेड टू यूलर्स हेड, दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, वेन एफिशिएंसी होता है, इनपुट हेड टू यूलर्स हेड, इनपुट हेड टू यूलर्स हेड क्या होता है, वेन एफिशिएंसी होता है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, ये कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको याद करने के लिए, मैं स्लाइड आपकी उसमें अपलोड कर दिया हूं ना, क्लास के पहले ही अपलोड कर दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है रेशियो ऑफ पावर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड बाय इंपेलर एंड कन्वर्टेड इनटू हेड टू द पावर अप्लाइड टू द शाफ्ट, तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं कि जो इंपेलर के द्वारा एक्चुअली इंपेलर ने जो पावर एब्जॉर्ब किया और जो उसने डिलीवर किया किसको, शाफ्ट को, उसके रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, ये लाइन ही याद रखना है भाई, इसको डायरेक्ट ही याद रखना है,
इसमें बहुत ज्यादा समझने का नहीं है। ठीक है, देखो, which of the following is the most important characteristics in order to decide applicability of क्या applicability to a particular mine? कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है? हेड कैपेसिटी पर क्या कैपेसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेशर, क्वांटिटी, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब 3-4 कर्व बनते हैं एक्चुअली, प्रेशर वॉल्यूम कर्व बनता है, यही प्रेशर वॉल्यूम एक ही हुआ। ठीक, अलग अलग कर्व जो बनते हैं उसमें से कौन सा कर्व है जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं कोई भी फैन को माइन के अंदर में यूज करने के लिए? तो कौन सा है? वॉइस जाएगा। तो हेड कैपेसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉइस आने से पहले पहले खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ बाकी नहीं है। ठीक है, फिर ईडी लॉस फॉर फैन इज सिग्निफिकेंस व्हेन, ईडी लॉस कब फायदेमंद है? फैन ऑपरेट्स एट लो वॉल्यूम, जब आपका पंखा लो वॉल्यूम पे ऑपरेट करेगा तो ईडी लॉस फायदेमंद है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी इन रिलेशन टू फैन? स्पेसिफिक कैपेसिटी मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक कैपेसिटी जो होता है, इट इज अ डायमेंशनलेस कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइबिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर के परफॉर्मेंस को बताता है। बाकी सारे ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए। टाइम ना जाए करके मैं डायरेक्ट डील में लाके रखा हूं, हर एक को पढ़ते एक एक को देखते टाइम बहुत ज्यादा, और बेटर वे यही होता है कि क्वेश्चन के साथ में डायरेक्ट ऑप्शन रख लिए, सबकॉन्शियस माइंड एग्जाम में काम करता है। व्हाट डू यू रिकमेंड टू मिनिमाइज द लीकेज लॉस एंड बेटरिंग एफिशिएंसी इन डिजाइन ऑफ इम्पेलर ऑफ फैन ऑफ लो स्पेसिफिक स्पीड? ठीक है, आप बेसिकली क्या रिकमेंड करेंगे अपने तरफ से, किसके लिए? लीकेज लॉस को रोकने के लिए और जो इम्पेलर के एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, उसके डिजाइन में ऐसा क्या आप करेंगे, ये आपको पूछा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, एज a little gap to be maintained between the side of stationary casing and rotating impeller is possible। जो आपका स्टैटरी केसिंग है, फिक्स जो केसिंग है, और इंपेलर, इन दोनों के बीच में जितना कम आप गैप रखेंगे उतना आपके लीकेज को रोकने के लिए अच्छा है, लीकेज को रोकने के लिए अच्छा है। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। ये सब पढ़े रहेंगे तो आपके ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, और ये स्टैंडर्ड बुक का है जो पटांग क्वेश्चन बनाने वालों के लिए बहुत फेवरेट बुक है, तो इसलिए चीजों को करवाया जा रहा है। जहां पे समझाना है वहां पे समझा दूंगा, अब नहीं जाएगा। सेकंड क्लास का क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? सेकंड क्लास के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, इसलिए करवाया जा रहा है। और बहुत ज्यादा टाइम तो लग नहीं रहा, एक बार आप सुने रहेंगे, मे भी आ जाए तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। ठीक है, और इसलिए ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहा हूं, जो क्वेश्चन आपके लेवल का उसमें प्रॉपर टाइम लेके बताया जा रहा है, जो आपके लेवल का नहीं, फटाफट से एक बार आपके दिमाग से गुजारा जा रहा है कि सब कॉन्शियस माइंड में कहीं घुसे रहे, कि जिस टाइम पे मान लो गलती से क्वेश्चन दिख जाए तो कम से कम आपसे बने जाए। हाँ, इसीलिए तेज भगा रहा हूँ। देखो, ऊपर वाला बोल रहा है सेकंड क्लास का करवा रहे हो, और कोई बोल रहा है तेज भगा रहे। तेज भगाने का कारण है कि क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, करवा इसलिए रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं रहे कि अगर गलती से आ जाए तो आपसे बन जाए, क्योंकि वेंटिलेशन का ही प्रॉब्लम है। ठीक है जी, बात वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, और एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, और आपका एग्जाम कॉपी कर रहा है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को, इसलिए सारा करवाया जा रहा है। चलो अगला देखो, ये आपके काम का है, इसको जहां पे रुकना है वहां पे रुकना है, जहां पे भागना है वहां पे भागना है। Which of the following ventilation system is adopted for continuous minor heading? Continuous minor heading के लिए कौन सा वेंटिलेशन सिस्टम जो है अडॉप्ट होता है? ओवरलैप सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, ओवरलैप सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन अडॉप्ट होता है। जिस टाइम पे मैंने वेंटिलेशन बताया था उसमें उस टाइम पे ओवरलैप सिस्टम नहीं बताया था, तो अभी बता देते हैं क्या होता है ओवरलैप सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, आराम करने का टाइम नहीं है अब। ठीक है, देखो, ओवरलैप सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, बेसिकली आप क्या करते हैं, दो पंखा यूज करते हैं। ओवरलैप सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन में आप क्या करते हैं, देखो, दो टाइप का मैंने पहले बताया था आपको, एग्जॉस्टिंग और एक फोर्सिंग सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम मैंने बताया था, एग्जॉस्टिंग सिस्टम, फोर्सिंग सिस्टम। एग्जॉस्टिंग सिस्टम जहां पे आप हवा को खींचते हैं, रिटर्न में बैठाते हैं, हवा को खींचते हैं। फोर्सिंग सिस्टम जहां पे आप हवा को फोर्स करके फेस तक पहुंचाते हैं। फोर्स करके मतलब धकेल करके फेस तक पहुंचाते हैं। समझ में आता है मेरे ख्याल से, टर्म से क्लियर हो जाता है। एग्जॉस्ट मतलब खींच रहा है, फोर्स मतलब धकेल रहा है। ये दो सिस्टम हमने बताया था। ओवरलैप मतलब क्या होता है, जहां पे आप दोनों ही सिस्टम को यूज करें, दोनों ही सिस्टम को यूज करें, एग्जॉस्टिंग को भी और फोर्सिंग को भी। अब दो तरह से यूज कर सकते हैं, एग्जॉस्टिंग के साथ फोर्सिंग यूज कर लीजिए या फोर्सिंग के साथ एग्जॉस्टिंग यूज कर लीजिए। जब आप एग्जॉस्टिंग के साथ फोर्सिंग को यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिंग विथ फोर्सिंग ओवरलैप।
और जब फोर्सिंग के साथ एग्जॉस्टिंग यूज करेंगे तो फोर्सिंग विद एग्जॉस्टिंग ओवरलैप। तो बेसिकली ये जो ओवरलैप सिस्टम है वहां पे हम दो पंखा यूज करते हैं। वो जो दो पंखा यूज करने का तरीका भी दो टाइप से हम कर सकते हैं, मतलब बेसिकली दो टाइप का आपका ओवरलैप सिस्टम हो सकता है। जैसे मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं तो देखो हमने फोर्सिंग फैन लगाया है, फोर्सिंग फैन लगाया है, और इस फोर्सिंग फैन से हम क्या कर रहे हैं, फेस तक हवा पहुंचा रहे हैं, फेस तक हवा क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे हमने एग्जॉस्टिंग फैन भी लगाया है, जहां से हम फेस से हवा खींच रहे हैं, फेस से हवा खींच रहे हैं। आप देखेंगे कि यहां पे इन दोनों के बीच ओवरलैप हो रहा है कि हवा यहां पे आ भी रहा है, यहां से हवा खिंचा भी रहा है। तो इस तरह से बेसिकली ओवरलैप हो रहा है कि जहां पे आपका हवा खिंचा भी रहा है और ढकेला भी जा रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ओवरलैप सिस्टम क्या होता है सबको समझ में आ रहा है कि हम दोनों यूज कर रहे हैं। दूसरा वे क्या, एक तो आपका क्या हुआ, फोर्सिंग के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, एग्जॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, एग्जॉस्टिंग वेंटिलेशन के साथ आप क्या करें, फोर्स्ड ओवरलैप करें, एग्जॉस्टिंग के साथ फोर्सिंग करें। जैसे लेट सपोज यहां पे आपने क्या लगा, एग्जॉस्टिंग लगा दिया, एग्जॉस्टिंग फैन लगा दिया, और यहां कहीं फेस पे आपने फोर्सिंग लगा दिया, तो ये क्या हुआ आपका, एग्जॉस्टिंग विद फोर्सिंग हो गया। क्लियर है जी बात, सही है, समझ में आ रहा है? आपने एग्जॉस्टिंग विद फोर्सिंग और या फोर्सिंग विद एग्जॉस्टिंग इसको ध्यान में नहीं रखना है, बस ओवरलैप सिस्टम ध्यान में रखना है कि ओवरलैप सिस्टम जो होता है वहां पे क्या होता है, दो ठो पंखा यूज होता है। अगर आपको चार ऑप्शन दे दे कि ओवरलैप सिस्टम में क्या होता है, दो फैन यूज होता है, ये एक ऑप्शन में आ गया। दूसरा, ये जो होता है वेंटिलेशन विद एग्जॉस्टिंग टाइप हो सकता है, एग्जॉस्टिंग विद वेंटिलेशन टाइप हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव ऐसा हो सकता है। तो ये तीनों में से क्या होगा, तीनों के तीनों ऑप्शन सही होगा। क्यों करते हैं, देखो समझिए बात को कि लेट सपोज हम फोर्सिंग से भेज रहे हैं, फोर्सिंग से भेज रहे हैं, आपका हेडिंग बहुत लंबा है, हेडिंग बहुत लंबा है, हेडिंग मतलब समझ रहे हैं, जहां जहां पे आपका गैलरी बहुत आगे जा चुका है, तो सिर्फ फोर्सिंग देने से आपका काम पूरा हवा फेस तक नहीं पहुंचेगा, सिर्फ फोर्सिंग देने से। तो हेडिंग जहां पे लंबा है वहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ओवरलैप सिस्टम देना पड़ेगा कि हवा फेस तक पहुंचे। सिर्फ एग्जॉस्टिंग लगा देंगे तब भी आपका पूरा फेस तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि हेडिंग लंबा है। तो बेसिकली अगर आपका क्वेश्चन बना के भी दे दे कि लॉन्ग हेडिंग के लिए, लॉन्ग हेडिंग के लिए कौन सा वेंटिलेशन सिस्टम यूजफुल है, ये भी अगर आपको क्वेश्चन बना के दे दे लॉन्ग हेडिंग के लिए कौन सा वेंटिलेशन सिस्टम यूजफुल है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तब भी आपको ओवरलैप सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन क्लिक करके आना है। लॉन्ग हेडिंग की जब बात हो रही तो कहां कहां पे होता है, एक तो आपको कंटिन्यूअस माइनर वाले पैनल में, दूसरा लॉन्ग वॉल सिस्टम में, लॉन्ग वॉल सिस्टम में भी आप ओवरलैप सिस्टम यूज करते हैं। लॉन्ग वॉल में आपने देखा होगा कि 1 से 3 किलोमीटर का, तो उसके पहले वो क्या रहता है, हम गैलरी ड्राइव करते हैं, देन अपन फेस को चलाते हैं, कितना 160 से लेके 200 मीटर, 90 से 200 है जो भी है देख लीजिएगा, 90 से लेके 200 मीटर का हम क्या चलाते हैं, फेस चलाते हैं लॉन्ग वॉल, सर ने बताया होगा। हाँ लॉन्ग वॉल हेडिंग, उसमें भी आपका लंबा होता है हेडिंग। डिस्टेंस वैल्यू कितना है इसका, डिस्टेंस वैल्यू जी, ऐसा डिस्टेंस वैल्यू का अलग से कहीं पे डेटा नहीं है मेरे भाई, ठीक है, डिस्टेंस डेटा नहीं है, जितना बता रहा हूं वही सब आपके एग्जाम में बनता है, उतना ही डेटा आप याद रखिए। इसमें एयर लॉस होता है क्या, नहीं एयर लॉस ऐसा कुछ नहीं है। कहां पे लगाते हैं बस याद रखिए, लॉन्ग हेडिंग में 60 to 100 मीटर को बता रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फोर्सिंग के साथ एग्जॉस्टिंग खींच के और इजी सर्कुलेशन कर देता है, हाँ वही बता रहा हूं कि अगर लंबा है तो पूरा पूरा पहुंचा नहीं पाएगा, तो क्या कर रहा है ये भाई साहब, अपना ढकेलने का काम कर रहा है, जो एयर यहाँ पे इसका स्पीड कम होना स्टार्ट हुआ उतने में अपना एग्जॉस्टिंग फैन काम करने लगे, ये अच्छे से और खींचने लग गया, तो आपका वेंटिलेशन दुरुस्त हो गया, बस यही बात है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से ओवरलैप सिस्टम सबको क्लियर हो गया होगा, सपने में भी कोई पूछे तो भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। हाउ कैन यू रिड्यूस द रेजिस्टेंस डेवलप्ड इन वेंटिलेशन डक्ट, आप कैसे रेजिस्टेंस, जो वेंटिलेशन डक्ट के कारण जो भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत आसान है। पहले बात समझिए, मैं आपको कभी किसी जमाने में एंकिंसन फॉर्मूला बताया था, आज वो फॉर्मूला यूज होगा, आज वो फॉर्मूला स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, आज वो फॉर्मूला यूज होगा। इसी को और मैंने क्या करवाया था, के एस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का क्यूब, ए का क्यूब। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रेशर है, प्रेशर बोला है ना, हाउ कैन यू रिड्यूस रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय, हाँ नहीं ठीक है, रेजिस्टेंस बोला है तो रेजिस्टेंस को निकालते हैं। ये जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली आर होता है, यही आर होता है, सबको पता है, अच्छे से लिखते हैं,
किचिर कचर लिखने के चक्कर में वो सारे लोगों को समझ में नहीं आता लगता है। अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा टाइम ले लेते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। जहाँ पे समझना है वहाँ पे रुकना है। देखो एंकिंसन इक्वेशन मैंने बताया था, P इज इक्वल्स टू के एस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, या फिर इसी को मैंने बताया था V को हमने रिप्लेस कर दिया था, क्या कर दिया था, V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए होता है, तो ये मैंने रख दिया था, तो के एस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का क्यूब, ये मैंने बताया था। ठीक है बात। ओवरलैप मिनिमम 5 मीटर, ये डेटा याद रख सकते हैं आप कि मिनिमम 5 मीटर का ओवरलैप होना चाहिए। बाकी कितने डिस्टेंस का ऐसा कहीं डेटा कहीं बुक में नहीं दिया है, मिलता है तो बता दूंगा। ठीक है, हाँ यहां पे आते हैं, अब इस पर फोकस कर लेते हैं। सर का नंबर चाहिए, राइटिंग कट गया, क्या राइटिंग कट गया जी? ठीक है, देखो पी के स्क्वायर स्क्वायर फिर के एस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ये चीज जो है समझिए बात को। मैं बात कर रहा हूं डक्ट की, डक्ट की मैं बात कर रहा हूं। डक्ट क्या होता है? सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। इसमें से और ध्यान में रखिएगा कि ये जो के क्यू स्क्वायर है वो एक्चुअली रेजिस्टेंस है, यानी इसी फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं, आर क्यू स्क्वायर, जो कि सबको पता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली आर इज इक्वल टू क्या है, के एस ए के पावर 3, ये बेसिकली क्या है, आर है, ये क्या है, आर है। वॉइस जाने वाला है, अच्छा वॉइस जाने वाला है ये बोल रहे थे, ओके ठीक है, देखते हैं जब तक चल जाए। आप लोग वो हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं वापस से वो कर लूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया बात। ये सर्कुलर है, सर्कुलर के केस में ए क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये होता है ए। एस क्या होता है, 2 पाई डी एल, ये पता है सबको, पाई डी एल सर्कल के केस में। आर की जगह में रख दो, आर की जगह में रख के, एस की जगह में रख दिया हमने पाई डी एल, ए की जगह हमने क्या रख दिया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर के पावर 3, यानी हाँ क्या बताया मैंने, ये बेसिकली डिराइव करके हमने निकाला कि जो ये जो दो चीज है ए और एस, दोनों की जगह मैंने रख दिया, कहां पे, एस के जगह में और ए के जगह में। आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा, फाइनल जो निकल के आएगा आर का वैल्यू, किसका वैल्यू, आर का वैल्यू जो फाइनल निकल के आएगा वो क्या होगा, 64 के एल डिवाइडेड बाय पाई क्यूब डी के पावर 5, पाई क्यूब डी के पावर 5। ठीक है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये किसके लिए, सर्कुलर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, चाहे डक्ट की बात हो चाहे गैलरी की बात हो, अगर वो शाफ्ट की बात करेगा, सर्कुलर गैलरी की बात करेगा, तो ये बेसिकली लगेगा आर का फॉर्मूला। अगर आर ये निकल रहा है तो मैं पी भी निकाल सकता हूं क्या, 64 के एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई 3 डी के पावर 5। चीजों को समझिए भाई, कौन सा कहां पे क्वेश्चन बना दे आपको पता नहीं है, तो इन सारी चीजों को आप लिख के रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनाए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पी। तो पी का जब आपका सर्कुलर रहेगा या डक्ट की बात होगा तो प्रेशर हमारा ये होगा। ठीक है, गेट के एग्जाम में इतना आसान नहीं आता। ठीक है, चलो अब देखिए, अब देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाता, लेकिन डायमीटर को बड़ा करने से फर्क कैसे पड़ेगा, ये मैं इसके लिए ग्राउंड बना रहा था, इसके लिए मैं ग्राउंड बना रहा था, क्योंकि यही क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना यार, कुछ और भी पूछा तो अगर आपको चीजें पता है तो कुछ भी पूछे आपसे बनेगा। मैंने क्या निकाला आपका, आर को कैसे निकाला, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या मैंने बताया, क्या बताया आपको, 64 के एल डिवाइडेड बाय पाई क्यूब डी के पावर 5। अगर आप डायमीटर ऑफ डक्ट को बढ़ाएंगे, डायमीटर ऑफ डक्ट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा। वही पूछा गया आपको कि हाउ कैन यू रिड्यूस द रेजिस्टेंस डेवलप्ड इन माइन वेंटिलेशन डक्ट, जो माइन वेंटिलेशन डक्ट है उसके रेजिस्टेंस को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो लार्ज डायमीटर ऑफ डक्ट यूज करके आप रेजिस्टेंस को यूज क्या रिड्यूस कर सकते हैं।
रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत ड्रास्टिकली आपका चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा आप डायमीटर बढ़ा दीजिए, आपका माइन का एयर क्वांटिटी ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका पैसा बहुत सारा। क्यू छूट गया, ये क्यू आएगा तब जब आप पी को निकालेंगे। पी करेंगे तो आपका इसके साथ में 64 के एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई क्यूब डी के पावर 5 हो जाएगा। क्या होता है, P इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, आर ये है, क्यू स्क्वायर यहां पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है जी बात, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है। और किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और किस किस तरह के, मतलब कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन पे। यहीं पे बैठे बैठे तो आप सिर्फ एमसीक्यूज बना के दे दीजिए तो 100 हो कम से कम एमसीक्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन से बन सकता है, 100 कम से कम। एग्जामिनर कौन सा बनाता है, क्या बनाता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं 100 अलग अलग एमसीक्यूज करवाऊं, इस पर बेस्ट मजा आएगा। हाँ सर आपने बताया, लेकिन अगर ये चीजें आपको पता है तो सामने वाला कितना भी घुमाए आप नहीं कंफ्यूज होने वाले, आपको नहीं कंफ्यूज होने वाला। क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं समझिए। आपको कल को बोल दे कि क्या कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है और क्यू कांस्टेंट है, क्यू एल और क्यू दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, डायमीटर अगर 20% इंक्रीज कर दे, 20% इंक्रीज कर दे तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। एल और क्यू कांस्टेंट है, डायमीटर 20% इंक्रीज कर दें तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। या कभी बोल दे डायमीटर कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, क्यू पे 10% इंक्रीज कर दें तो क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा अलग अलग तरह के क्वेश्चन कई सारे, कई सारे। कहीं पे आपको प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया, एल कांस्टेंट बोल दिया, डायमीटर को चेंज करेंगे तो क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको इसी में बोल देता कि रेजिस्टेंस क्वांटिटी, क्वांटिटी फ्लोइंग इन माइन, क्वांटिटी फ्लोइंग इन माइन क्या होगा जब आप डायमीटर ऑफ डक्ट को चेंज करेंगे या इंक्रीज करेंगे। तो यहां पे आप देखिए के एल पी सब हट गया, क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी के पावर 5। तो अगर आप डी को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगा। कुछ भी पूछे, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, यहां पे कुछ भी बनाए। ठीक है, डायमीटर को चेंज करेंगे तो क्वांटिटी, इसमें तो रेजिस्टेंस बोला है ना, तो सिर्फ रेजिस्टेंस पूछना जरूरी थोड़ी है, कुछ भी पूछ दे। पी आपको पूछ दिया, प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा डायमीटर को चेंज करने से, तो हमको पता है 64 के एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डी के पावर 5। अगर मैं डायमीटर को बढ़ाऊं तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कम प्रेशर में हमारा काम चल जाएगा। नीचे में है तो नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो कम प्रेशर में हमारा काम चल जाएगा। तो प्रेशर से बना सकता है, क्वांटिटी से बना सकता है, और आपका जो भी है रेजिस्टेंस से तो बना ही दिया। अलग अलग तरह के कितने भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है जी बात। तो ऐसा है, जो क्वेश्चन आप पढ़ के जाना जरूरी नहीं वही चाहेगा, कुछ भी आ सकता है। बेसिक चीजें पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कहीं कोई समस्या है तो बताओ यार। ये एक दो क्वेश्चन और बाकी है बस। द प्राइमरी एम ऑफ वेंटिलेशन कंट्रोल इन द इवेंट ऑफ फायर। अगर खदान में आपका आग लग गया है तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, वेंटिलेशन सिस्टम का सबसे पहला काम क्या होगा, टू विड्रॉ वर्कर्स फ्रॉम द माइन एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके खदान में काम करने वाले व्यक्तियों को आपको बाहर निकालना। आप वेंटिलेशन सिस्टम ऐसा रखिए, उसका बनावट इस तरह से रखिए, सर्किट इस तरह से रखिए कि आपका मेन उद्देश्य क्या रहे कि आग जिस टाइम पे लगे भाई फटाक से आप लोगों को बाहर निकाल सके। बाकी ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, टू हेल्प फायर फाइटर्स एंड रेस्क्यूअर्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। अच्छा है कि इनको भी हम ध्यान रखेंगे। प्राइमरी सबसे मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है, टू कीप कंटिन्यूइंग प्रोडक्शन वर्क इन डिस्ट्रिक्ट। प्रोडक्शन वर्क सही सलामत चले, बिल्कुल अच्छा बात है कि वेंटिलेशन आप सही सलामत रखिए, प्रोडक्शन वर्क सही सलामत चले। लेकिन फिर बात हो रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य अरेंजिंग फायर डोर एंड कंट्रोल। वेंटिलेशन सिस्टम में आप क्या प्रॉपर जो भी वेंटिलेशन सिस्टम करते कैसे, इस पर बात हो रहा है। उद्देश्य की जब बात करेंगे तो पर्सन जो वहां पे काम कर रहे हैं उसका सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला उद्देश्य हमारा वही है कि उनको बाहर निकाले। अच्छा, इवेंट ऑफ फायर बोला था यार, आग लगने की कंडीशन में सारे का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और क्या बच गया, वेंटिलेशन सर्वे यूजुअली मींस बोथ क्वांटिटी एंड प्रेशर सर्वे इन द माइन। जो क्वांटिटी सर्वे होता है और प्रेशर सर्वे होता है, दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन सर्वे बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी ऑफ एयर इन अंडरग्राउंड माइन। स्मोक क्लाउड मेथड को हम यूज करते हैं। स्मोक क्लाउड मेथड में होता क्या है कि एक एंड पे हम धुआं छोड़ते हैं, स्मोक छोड़ते हैं, और दूसरे एंड पे कितने टाइम में पहुंचा, डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टाइम करके हम वेलोसिटी को निकालते हैं। दूसरे यूनिट पे धुआं कितने टाइम पे पहुंचा वो सारे को देख करके हम निकालते हैं। तो बेसिकली स्मोक क्लाउड मेथड से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का कैलकुलेशन करते हैं। इसमें भी एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि लो वेलोसिटी के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो लो वेलोसिटी के लिए स्मोक क्लाउड मेथड अच्छा है। लो वेलोसिटी के मेजरमेंट के लिए स्मोक क्लाउड मेथड जो है वो यूज होता है। ठीक है, क्वांटिटी और डी फिर से, क्वांटिटी और डी फिर से देखो क्या बताया था मैंने, P इज इक्वल टू के एस क्यू स्क्वायर। अच्छा ये कहां से आ गया, डायमीटर की बात किसमें होगी, जब डक्ट की बात होगी या फिर शाफ्ट की बात होगी तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, के एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई क्यूब डी के पावर 5। तो डायमीटर की जब बात होगी तो मैंने आपको क्या बताया कि करीब मान लो आपके क्वेश्चन में दे दिया कि प्रेशर कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, पाई के और 60 पर, तो कांस्टेंट है, ये है। तो क्वेश्चन में दे दिया कि आपके खदान का प्रेशर और लेंथ जो है वो सेम है, तो अगर आप डायमीटर में चेंज करेंगे या डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी क्या होगा, डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी क्या होगा, तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा। ये मैं बता रहा था, इसको इधर ले जाऊंगा डी के पावर 5। तो अगर P कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो Q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के, Q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D स्क्वायर के, सॉरी D के पावर 5 के। इसको इधर ले आऊंगा, Q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D के पावर 5। अगर मैं किसको बढ़ाऊं, डायमीटर को बढ़ाऊं, गेट में आता है न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपके में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन तो बना सकता है ना कि डायमीटर को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डायमीटर को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी, डायमीटर को घटाएंगे तो क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डायमीटर को घटाएंगे तो क्वांटिटी भी घटेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बना सकते हैं। जैसे प्रेशर का ही बना दिया तो प्रेशर आपको दिख रहा है, डायमीटर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, डायमीटर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है घटेगा, और जब घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ भी बनाए आप आराम से बना सकते हैं अगर चीजें आपको पता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपको रुक करके सोचना रहेगा और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, बात अभी क्लियर है शिवम। देखो अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज द हाईली एक्यूरेट एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड ऑफ मेजरिंग एयर वेलोसिटी बाय एनेमोमीटर एंड जनरली confined to measuring in major airways only। बेसिकली इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ये जो मेथड है क्या बता रहा है, सबसे ज्यादा समय लेने वाला और सबसे ज्यादा एक्यूरेट है जो हम एनेमोमीटर की मदद से करते हैं। कौन सा, प्रिसाइज ट्रैवर्सिंग मेथड सबसे ज्यादा एक्यूरेट है और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो ये आप डायरेक्ट याद ही रखिएगा, कंटिन्यूअस ट्रैवर्सिंग, सिंगल ट्रैवर्सिंग, मेजरमेंट एट सेंटर। तो ये दोनों को तो आप देख के ही काट सकते हैं, हमको सिंगल पॉइंट पे तो मेजरमेंट ही ना करना है, सेंटर पे तो हमको मेजरमेंट ही ना करना है, वैसे भी मेजरमेंट नहीं करना है, अगर करना है तो क्रॉस सेक्शन में आप करिएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे भी कट गया। कंटिन्यूअस ट्रैवर्सिंग ये थोड़ा सा देख के लग सकता था कि हाँ ये भी हो सकता है करके, लेकिन प्रिसाइज नाम से ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए, एलिमिनेट करके भी आप बना सकते थे। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ अटैक का क्या मतलब होता है। ठीक है, एंगल ऑफ अटैक का क्या मतलब होता है, एंगल बिटवीन कॉर्ड ऑफ एरोफॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर। इसको अगर दे उटपटांग सा कोई दारू वारू पी के क्वेश्चन बना दे तो आपको कम से कम लाइन तो याद रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में आए हुए क्वेश्चन है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में आए हुए क्वेश्चन है। और अभी के टाइम पे आपके एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसको डायरेक्ट कॉपी कर दे रहा है, जिसको आपको देने का कोई सेंस ही नहीं बनता, डिप्लोमा लेवल एग्जाम में दे लेकिन दे रहा है जबरदस्ती। तो ये सारा देखे रहेंगे तो अगर उटपटांग दे दिया एक बार पढ़े रहेंगे तो क्लिक कर जाएगा दिमाग में। ठीक है जी बात, तो यहाँ पे हमारा वेंटिलेशन के सारे प्रॉब्लम खत्म होते हैं। और कुछ भी कहीं पे किसी भी जगह में आपको मिलता है तो आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए। अब जो बेसिक बेसिक चीज मैंने क्लास में बताया है वो सारे आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का काम था, दिमाग वहां से लगाइएगा। यार रिजल्ट का मुझे नहीं पता यार योगेश, ठीक है गुरु जी आप क्या बोलते हैं कट ऑफ का प्रेडिक्शन करते हैं, तो चलो थोड़ा सा हवे में आप डेट का भी बात कर लीजिए। हवे में नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते, जल्द ही आएगा, लेकिन जिस फास्ट फॉरवर्ड वे में काम कर रहा है तो बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। ठीक है, रेफ्रिजरेटर वाला एक बार फिर से बता दीजिए। रेफ्रिजरेटर वाले में मैंने आपको क्या बताया था कि डाउन का शाफ्ट में अगर हम रेफ्रिजरेटेड एयर भेजते हैं, डाउन का, पहले तो डाउन का शाफ्ट का सब क्लियर होगा, मैं सबको ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो डाउन का शाफ्ट में अगर हम रेफ्रिजरेटेड ठंडा हवा भेजते हैं तो वो जो रेफ्रिजरेटेड एयर है, रेफ्रिजरेटेड एयर जो है वो क्या करेगा, डाउन का शाफ्ट के डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। जब हम डाउन का शाफ्ट में रेफ्रिजरेटेड एयर भेजेंगे तो वो डाउन का शाफ्ट के डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा।
अब जब वो डाउन कास्ट शाफ्ट के डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो हमको पता है सर नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर जो होता है वो डिफरेंस होता है डेंसिटी ऑफ डाउन कास्ट शाफ्ट और डेंसिटी ऑफ अप कास्ट शाफ्ट, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर होता है। अगर रेफ्रिजरेटेड एयर भेजने से डेंसिटी ऑफ डाउन कास्ट शाफ्ट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब एनवीपी के लिए अच्छा है, अच्छा है। एनवीपी बढ़ेगा ना जी, ये बढ़ेगा मतलब एनवीपी बढ़ेगा। बस ये चीज मैंने पूरे लेक्चर में बताया था। कल से करते हैं संजय, कल से देखता हूं अगर मैं पीपीटी पूरा रेडी हो जाता तो कल से क्लास आपका रिक्लेमेशन का रहेगा। माइन इन्वायरमेंट बाद में ले लेंगे, वेंटिलेशन रिक्लेमेशन 2 क्लास है, वो खत्म करने के बाद माइन इन्वायरमेंट ले लेंगे। तो कल से देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल कल से हो जाएगा। ठीक है।